हेलो दोस्तों, आर्यन्स अरिहंत चैनल में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल पर आपको डरावनी सच्ची भुतहा कहानियां, रहस्यमयी घटनाएं, डिटेक्टिव और एडवेंचर की कहानियां आपको सुनने को मिलती हैं। यदि आप ऐसी कहानियां पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो अब चलते हैं कहानी की ओर। कहते हैं कि जहां एक नेगेटिव एनर्जी होती है वहां और भी कई सारी नेगेटिव एनर्जीज अपने आप चली आती हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ हमारी आज की कहानी में। राजेश बहुत ही स्ट्रिक्ट स्कूल टीचर था और पूरा स्कूल उसे हिटलर सर के नाम से जानता था। 9 महीनों में ही उन्होंने इस नई स्कूल में अपनी ऐसी इमेज बनाई थी, सारे बच्चे बस उनके नाम से ही डर जाते थे। उनकी क्लास में टोटल 40 स्टूडेंट्स थे और इनमें से कोई भी बदमाशी करता तो उसकी सजा यही होती कि रात को स्टूडेंट को स्कूल हॉस्टल की लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करनी होती। और देर रात को लाइब्रेरियन राजेश सर को फोन करके इन्फॉर्म करता कि कौन कौन वहां पर पढ़ाई कर रहा है। यह सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा और उसके बाद राजेश की जिंदगी में सब कुछ बदल गया। राजेश जिस घर में अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था वहां पिछले 9 महीनों से सरिता काम कर रही थी। सरिता बहुत ज्यादा बातचीत और चहलकदमी करने वाली 19 साल की एक लड़की थी। लेकिन जब से वो अपने गांव से दुर्गा पूजा की छुट्टी के बाद वापस आई तब से उसके बर्ताव में धीरे धीरे बदलाव आ रहा था। शाम होते के साथ ही सरिता का काम में मन नहीं लगता और वो घर की छत पर चली जाती और थोड़ी देर के बाद वापस आ जाती। राजेश की बीवी ने जब राजेश को सरिता के इस बदलते हुए बर्ताव के बारे में बताया तो उसने कहा कि एक दिन तुम उसके पीछे पीछे छत पे जाकर देखना कि आखिरकार वो वहां करती क्या है। शाम होते के साथ ही हर दिन की तरह सरिता छत पे जाने की इजाजत मांगने आई, जो उसे तुरंत मिल गई क्योंकि आज राजेश घर पर था और उसने राजेश से ही इजाजत ली थी। सरिता के छत पर जाने के ठीक 5 मिनट के बाद ही दबे कदमों से आहिस्ता आहिस्ता राजेश छत पर गया तो पाया पूरी की पूरी छत खाली पड़ी है और सरिता का कहीं कोई नामो निशान भी नहीं है। राजेश छत पे खड़े खड़े यही सोच रहा था कि कहीं सरिता छत पे आने का बहाना करके कहीं और तो नहीं जाती कि ठीक तभी एक आवाज उस शाम के सन्नाटे में राजेश के कानों से टकराई। राजेश ने जब उस आवाज का पीछा किया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जब उसने छत की रेलिंग से झांक कर नीचे देखा तो छत के ठीक नीचे उसके घर की खिड़की का वो छज्जा था जहां सरिता बैठी बैठी बातें कर रही थी। और गौरतलब है कि एक नहीं दो आवाजों में। राजेश ने जो देखा उसके बाद उसके गले से आवाज भी नहीं निकल पाई। चुपके से वो पीछे हटा और सीधा दबे पांव वापस अपने घर में जाकर अपनी बीवी को सारी बात बता ही रहा था कि तभी बाथरूम का दरवाजा खोला और अंदर से सरिता निकली। राजेश बहुत ही स्ट्रिक्ट स्कूल टीचर था जिसका अंदाजा उनकी क्लास के 40 स्टूडेंट्स को उनके स्कूल के ज्वाइन करने के 9 महीनों में ही लग गया था। वहीं दूसरी तरफ उनके घर में काम करने वाली सरिता के बर्ताव में धीरे धीरे बदलाव आ रहा था।
राजेश ने सरिता को अपने घर की छत पे एक ऐसी जगह देखा कि वहां से दबे पांव वापस अपने घर की ओर भागा और अपनी बीवी को सरिता की बात बता ही रहा था कि सरिता बाथरूम से बाहर निकली। राजेश की बीवी की हंसी निकल गई और उसने दबी आवाज में कहा, राजेश तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, पता है तुम्हें क्या देखा, पर इतना तो पक्का है कि तुम्हें रेस्ट की सख्त जरूरत है। राजेश को अपनी आंखों पर पूरा यकीन था कि उसने छत पर जो देखा वो सही था, लेकिन यह भी सच था कि अपने ही घर के बाथरूम से निकलते हुए उसने सरिता को देखा। क्या सच और क्या झूठ, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था राजेश के लिए। किसी तरह राजेश ने अपने आप को संभाला और रात का डिनर करके सोने चला गया। हद से भी ज्यादा गर्मी थी आज और लोड शेडिंग होने के कारण मच्छरों ने भी बहुत परेशान कर रखा था। राजेश अपने कमरे से निकलकर हॉल में गया और फ्रिज से पानी निकालकर पी ही रहा था कि बालकनी में उसे हल्का धुआं दिखाई दिया। इस बार राजेश कोई भी गलती नहीं करना चाहता था। उसने दूर से ही देखा कि वहां सरिता बैठी हुई है और उसने एक बीड़ी जला रखी है। इससे पहले कि राजेश उसके पास जाता, कमरे में रखा उसका फोन बजा। इतनी रात का कौन हो सकता है, यह सोचकर उसने सरिता की बात पीछे छोड़कर अपने कमरे में जाकर अपना मोबाइल चेक किया। कॉल स्कूल की लाइब्रेरी से था। फोन उठाया तो सामने से एक आवाज आई, सर, रोल नंबर 41। और इतना कहते के साथ ही फोन कट गया। राजेश ने दोबारा स्कूल की लाइब्रेरी के नंबर पर फोन किया, किसी ने भी उस तरफ से फोन नहीं उठाया। राजेश जब वापस कमरे से बाहर निकलकर बालकनी की तरफ गया तो सरिता वहां नहीं थी। राजेश ने पूरे घर में फोन के टॉर्च की रोशनी में सरिता को ढूंढा और वो कहीं नहीं मिली। न जाने राजेश को क्या सूझा कि वो रात के इस पहर तुरंत छत पर गया और चारों तरफ ढूंढने के बाद भी जब वो नहीं मिली तो उसने छत की रेलिंग से झुककर अपने घर की बालकनी में देखा तो पाया कि सरिता वहीं बैठी है और कुछ बड़बड़ा रही है। और राजेश दौड़ता हुआ वापस अपने घर में आ गया तो पाया कि सरिता वाकई बालकनी में बैठी है। उसने चिल्लाते हुए कहा, सरिता ये क्या हो रहा है? तुम कभी इधर कभी उधर नजर आ रही हो, क्यों पागल बना रही हो मुझे? राजेश को उसके सवाल का जवाब मिला, लेकिन एक बदली हुई आवाज में, हे टीचर, हम दोनों को बात करने दे, हम दोनों के बीच में मत आ, समझा? राजेश स्कूल टीचर था और पिछले कुछ दिनों से उसके साथ अजीब चीजें हो रही थीं। देर रात उसे स्कूल की लाइब्रेरी से फोन आया, जिधर एक लड़की ने कहा, सर, रोल नंबर 41। और उसके बाद फोन कट गया। सोचने वाली बात यह थी कि राजेश की क्लास में सिर्फ 40 स्टूडेंट्स ही थे तो रोल नंबर 41 का सवाल ही नहीं खड़ा होता। और दूसरी तरफ उसके घर में काम करने वाली सरिता की हरकतें और उसके हाव भाव आए दिन बदल रहे थे। जब गुस्से में राजेश उस पर चिल्लाया तो सरिता ने एक अजीब सी आवाज में उससे कहा, हे टीचर, हम दोनों को बात करने दे, हम दोनों के बीच में मत आ, समझा?
राजेश समझ गया था कि जो कुछ भी हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। वो सरिता पर जोर से चिल्लाया, बंद करो तुम्हारा ये नाटक, है फैसला। सारी बातें सुनकर सरिता ने कहा, सुन ले टीचर, मैं यहां पर अकेला नहीं हूं। मैं सरिता के यहां से जाऊंगा तो दूसरी यहां पर आएगी, समझा? बाहर से आती इतनी आवाजों को सुनकर राजेश की बीवी बाहर आई और उसने राजेश से पूछा कि तुम किस पर चिल्ला रहे हो इतना? तो राजेश ने बताया कि ये सरिता कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। सुनकर राजेश की बीवी ने कहा, तुम सच में पागल हो गए। सरिता तो आज सुबह ही अपने गांव चली गई वापस। राजेश को उसकी बीवी की कही हुई बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। इस बार दोबारा उसने पूरे घर की और छत की तलाशी ली, लेकिन सरिता उसे कहीं नजर नहीं आई। राजेश की आंखों से नींद दूर दूर तक गायब थी। उसने अगले ही दिन ट्रेन के टिकट्स कटवाई और सरिता के घर पहुंचा। पूछताछ में पता चला कि सरिता कल ही यहां आई थी और तब से बुखार में तप रही है। कुछ अजीब बड़बड़ाई जा रही है। जब सरिता के पिताजी के साथ राजेश की बात हुई और उसने अब तक घटी सारी बातें बताई, तो उन्होंने बताया कि जब दुर्गा पूजा की छुट्टी में सरिता यहां पर आई थी, तब वो उस तालाब के पास गई थी जहां उसके 2 भाइयों की मौत हुई थी। गांव वालों को सरिता वहां बेहोशी की हालत में मिली। उसे लेकर जब तक हम घर पहुंचे तब तक सरिता की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। रह रह के वो घर वालों को देखकर रो पड़ती और फिर चुपचाप गुमसुम हो जाती। जब हमने बहुत ज्यादा उस पर जोर डाला तो उसने रोते रोते कहा, पिताजी बहुत अकेला हूं मैं वहां, हम लोगों की मुझे बहुत याद आती है। कई दिनों तक उसका यही हाल रहा और एक दिन अचानक उसकी चिट्ठी मिली जिस पर लिखा था कि वो शहर वापस जा रही है काम करने। कई दिनों से हमें ना तो उसकी कोई खबर मिली और ना ही हमने कोई खबर लेने की कोशिश की, और अभी एक दिन पहले देर शाम वो यहां वापस आई और तब से अनाप शनाप बके जा रही है। हमने गांव के एक मौलवी साहब को बुलाया है जो इस वक्त अंदर ही है। कमरे के अंदर घुसकर जो देखा वो नजारा देखने लायक था। बता कौन है तू? मैं नवीन, इसका भाई। ये तालाब की पास आई थी, उसके पीछे पीछे यहां तक आ गया और अपने परिवार वालों के साथ मैं यहीं आऊं। जैसे ही सरिता की नजर राजेश पर गई, उसने मुस्कुराते हुए इतना ही कहा, टीचर, रोल नंबर 41 का कॉल आया। राजेश को अपनी स्कूल की लाइब्रेरी से देर रात फोन आता था जहां बस एक ही चीज सुनाई देती, सर, रोल नंबर 41। और उसके बाद लाइब्रेरी में फोन करने पर कोई भी फोन नहीं उठाता। दूसरी तरफ राजेश के घर में काम करने वाली सरिता के बर्ताव में धीरे धीरे बदलाव आया और एक दिन अचानक वो वापस अपने गांव चली गई। अपने सवालों का जवाब लेने राजेश जब उसके गांव पर पहुंचा तो पता चला कि सरिता पर शायद उसके भाई की आत्मा हावी है।
साइकोलॉजी में इसे स्प्लिट पर्सनालिटी भी कहते हैं, लेकिन यह केस स्प्लिट पर्सनालिटी का नहीं था, क्योंकि सरिता ने साफ साफ एक लड़के की आवाज में राजेश से वो चीज कही थी जो राजेश के साथ हर दिन हो रही थी, और सिर्फ राजेश को ही यह मालूम था। टीचर, रोल नंबर 41 का कॉल आया। मौलवी साहब के आने के बाद तकरीबन 2-3 घंटों के बाद सब नॉर्मल हुआ और फिजा में एक अजीब सी शांति खो गई। सरिता ने वापस शहर जाने से मना कर दिया और उसे कुछ भी याद नहीं था जो उसने राजेश से कहा था। शायद राजेश को अपने एक सवाल का जवाब मिल चुका था कि क्यों सरिता के बर्ताव में इतना बदलाव आया था, लेकिन रोल नंबर 41 अभी भी एक अनसुलझा सवाल था राजेश के लिए। शहर लौटने के बाद वो देर रात तक एक बार फिर लाइब्रेरी से आने वाले उस फोन कॉल का इंतजार कर रहा था। रात तकरीबन 2 बजे जब उसकी आंख लगने ही वाली थी कि राजेश का फोन बजा। फोन उठाने पर सामने से वही आवाज आई, सर, रोल नंबर 41। इस बार राजेश ने कहा, मेरी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, सो ये 41वीं कहां से है? मैं तुम्हें नहीं जानता हूं और ना ही मैंने तुम्हें कभी देखा है, तो इसलिए मुझे परेशान करना बंद करो। हर बार की तरह इस बार फोन रखने की नहीं बल्कि उस लड़की की आवाज आई जिसने कहा, सर, जब आप पढ़ाते हो तब आपकी नजर क्लास में बच्चों की तरफ होती है और पीठ मेरी तरफ। इसके पहले कि राजेश कुछ और कह पाता, फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। अगले दिन राजेश स्कूल गया और उसने स्कूल के पुराने रजिस्टर्स निकालकर रोल नंबर 41 की खोजबीन की, तो तकरीबन 4 साल पहले के एक रजिस्टर में खुशबू नाम की एक लड़की का जिक्र था जिसकी अटेंडेंस बहुत ही अच्छी थी, लेकिन अचानक ही जून के महीने से वो एक दिन भी प्रेजेंट नहीं थी। खोजबीन करने पर पता चला कि खुशबू नाम की वो लड़की जून के ही महीने में अचानक स्कूल से गायब हो गई थी और उसके बाद वो आज तक नहीं मिली। न जाने राजेश के दिमाग में क्या आया, वो दौड़ता हुआ क्लासरूम की तरफ गया और उसने इधर उधर देखा पर कुछ भी समझ नहीं आया। राजेश के साथ इस फोन कॉल का सिलसिला कुछ यूं चलता रहा कि वो शायद पागलपन की कगार पे था। एक दिन स्कूल में रेनोवेशन का काम शुरू, तो ब्लैक बोर्ड के पीछे की दीवार तोड़ने पर वहां से एक कंकाल यानी कि स्केलेटन मिला। यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैली। जांच पड़ताल में डीएनए टेस्ट्स के बाद पता चला कि ये इस स्कूल से ही गायब हुई खुशबू की डेड बॉडी थी। पुलिस ने जब आगे जांच पड़ताल की तो स्कूल के कुछ नामी गिरामी नाम भी आए जो गर्ल्स ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व थे। इस चीज के सामने आने के बाद से राजेश के पास उस फोन कॉल का आना बंद हुआ और साथ ही राजेश, जो अब तक हिटलर बने स्कूल में घूमता था, वो पूरी तरह से बदलकर एक शांत और सुलझा हुआ इंसान बन गया। मृत्यु के बाद भी मोक्ष का इंतजार जारी ही रहता है। मेरा नाम सुखबीर है। मैं उसे भूलना चाहता था और भूल नहीं पा रहा था। कई तरह की बातें और कहानियां सुनी थी मैंने उसके बारे में, लेकिन यकीन किसी पे भी करना तब तक मुश्किल था जब तक खुद महसूस न कर लेता। मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूं
वहां करीबन 2 हफ्ते पहले ही शिफ्ट किया था। शादी के बाद बड़ी जगह चाहिए होगी, इसलिए मैंने ये फ्लैट लिया था। मेरे दरवाजे के ठीक बाहर एक बड़ा सा शीशा लगा था, जिसमें सीढ़ियों से आता जाता हुआ कोई भी इंसान दिखता। अगर दरवाजा खुला रहता तो फिलहाल तो मैं अकेले ही था, तो लापरवाही से दरवाजा कभी कभी खुला ही रह जाता था। एक रात सोने से पहले दरवाजे को बंद करने गया तो शीशे में देखा कि एक लड़की सीढ़ियों पर बैठी थी। 7th फ्लोर पे कोई ऐसे ही आके बैठेगा, ये मेरी समझ में नहीं आया। और इस लड़की की शक्ल भी जानी पहचानी नहीं थी। मैंने अच्छे से देखने के लिए तुरंत बाहर की लाइट जलाई और बाहर निकल के देखा तो सीढ़ियों पर कोई नहीं था। मैं तुरंत अपने घर के अंदर गया और सिक्योरिटी को फोन करके चेक करने को कहा। सिक्योरिटी ने पूरी बिल्डिंग में चेक किया और उसे कहीं भी कोई दिखाई नहीं दिया। इसके बाद मैं सिक्योरिटी के साथ ही रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे भी इस पूरी बिल्डिंग में कहीं कोई लड़की दोबारा नजर नहीं आई। सब कुछ चेक करने के बाद जब मैं अपने फ्लैट में दोबारा घुसा तो पूरे फ्लैट में एक अजीब सी महक थी और मेरे घर का सारा सामान उथल पुथल था। ये हो ना हो उसी लड़की का काम हो सकता है। मैंने बिना किसी चीज को हाथ लगाए सबसे पहले अलमारी में पैसे और डॉक्यूमेंट्स चेक किए। सब कुछ अपनी जगह पे था, कुछ भी चोरी या गायब नहीं हुआ था। मैंने तुरंत दरवाजे पे लगे इंटरकॉम से सिक्योरिटी को फिर से फोन किया और मेरी मदद के लिए ऊपर आने को कहा और बाहर ही खड़ा इंतजार करने लगा। सिक्योरिटी आया तो मैं उसे पूरी बात बताते हुए घर के अंदर ले ही जा रहा था। दरवाजे से अंदर घुसते के साथ देखा कमरे का सारा सामान वापस अपनी जगह पर था। सिक्योरिटी ने यह देखकर कहा, सर आप बहुत काम करते हैं ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। आप थोड़ा आराम कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे कोई वहम नहीं हुआ था, मैं बिल्कुल थका हुआ भी नहीं था, लेकिन जो देखा वो भी सच ही था। 15 दिन के बाद मेरी शादी थी। मुझे शहर से बाहर वापस घर जाना था। 1 महीने की छुट्टी थी। छुट्टी के बाद मैं निकिता को लेकर लौटा तो दिन भर तो सब कुछ ठीक ठाक था। रात का डिनर हमने बाहर से ऑर्डर किया और खाना खाने के बाद थकान के कारण नींद कब आई पता ही नहीं चला। लेकिन तकरीबन 2:30 बजे मेरी नींद एक आवाज से खुली। उठ के देखा तो निकिता कमरे में नहीं थी। इतनी रात को उठकर क्या कर रही है वो, ये देखने उठा तो देखा दूसरे कमरे में भी वो नहीं थी। मैंने बाहर का दरवाजा खोला तो सामने शीशे में देखा निकिता सीढ़ियों पर अपना शादी का जोड़ा पहने सजी धजी बैठी है। मेरा नाम सुखबीर है और मुझे 7th फ्लोर पर अपने फ्लैट के बाहर सीढ़ियों पर एक लड़की बैठी दिखी। उसके बाद मेरा कमरा पूरा उथल पुथल था और जब तक सिक्योरिटी गार्ड आया तब तक कमरा बिल्कुल ठीक हो चुका था। शादी के बाद जब मैं यहां शिफ्ट हुआ तो पहली रात मेरी बीवी निकिता वैसे ही सीढ़ियों पर बैठी हुई दिखी जैसे उस रात वो लड़की दिखी थी। जैसे ही मैंने निकिता को शीशे में सीढ़ियों पर बैठा देखा, मैं दरवाजे से बाहर निकल के सीढ़ियों की ओर दौड़ा। वहां पहुंचा तो देखा वो उठकर सीढ़ियों से जा रही थी। मैं उसके पीछे पीछे भागा
मेरे पीछे से आवाज आई, अरे सुखबीर, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? पलट कर देखा तो निकिता हाथ में तौलिया लिए दरवाजे के सामने खड़ी थी। मैंने नीचे सीढ़ियों की तरफ दोबारा देखा तो वहां कोई नहीं था। मैं धीमे कदमों से वापस अपने फ्लैट में आया। निकिता ने हंस के कहा, कहाँ जा रहे थे? शादी से इतनी जल्दी पक गए क्या? मैं कहता भी तो क्या, हंसता हुआ टाल गया। कुछ बताता तो वो भी परेशान होती। इसी तरह रात की नींद आई तो बड़ी बेचैनी से होने लगी। नींद में मुझे घुटन सी हो रही थी। तभी लगा जैसे मेरे चेहरे पर किसी की सांसें गिर रही हैं। न सिर्फ सांसें, बल्कि हल्की सांसों की आवाज भी साफ साफ सुनाई दे रही थी मुझे। कोई मेरे चेहरे के बहुत करीब था। काफी घबराया हुआ सा था मैं उस वक्त। आंख खुलते ही सोचा था पता नहीं क्या दिखेगा, लेकिन कुछ भी नहीं था। मैंने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन नींद उस रात दोबारा नहीं आई। मैं सारी रात बस करवटें बदलता रहा। अगले दिन ऑफिस से जल्दी लौट के निकिता को शॉपिंग करवा के वापस आया तो पिछली रात की नींद आंखों में ही थी। निकिता को मैंने बाहर ही उतारा और खुद कार पार्क करने चला गया। गाड़ी पार्क करके जब मैं लिफ्ट के पास पहुंचा तो निकिता वहां मेरा इंतजार कर रही थी। लिफ्ट धीरे धीरे हमारे फ्लोर की तरफ बढ़ रही थी कि निकिता ने मुझसे कहा, तुम्हारी ना आदत बहुत खराब है यार, बहुत तंग करते हो। मैं हंसा और मैंने कहा कि ऐसा क्या कर दिया मैंने। लिफ्ट 7th फ्लोर पे रुकी और निकिता ने कहा, मुझे सुकून से सीढ़ियों पर बैठने क्यों नहीं देते? हमेशा पीछे पीछे आ जाते हो। मैं लिफ्ट से बाहर निकलते हुए वापस पीछे पलटा तो देखा लिफ्ट में कोई नहीं था। सामने देखा तो घर का दरवाजा खुला पड़ा था। मैं दौड़ता हुआ अंदर निकिता को पुकारता हुआ गया तो देखा कि शॉपिंग का सारा सामान बिखरा पड़ा था और निकिता वही शादी का जोड़ा पहने हुए बिखरे हुए बालों जा रही थी और सिर्फ दरवाजे की ओर देख रही थी। मेरा नाम सुखबीर है और मैंने अपने फ्लैट के सामने सीढ़ियों पर एक लड़की को बैठे देखा। शादी के बाद जब मैं निकिता के साथ यहां लौटा तो निकिता भी मुझे सीढ़ियों पर बैठी दिखी, लेकिन उसके पास गया तो निकिता पीछे से आवाज देती हुई आई। जब मैं बाजार से शॉपिंग करके लौटा तो लिफ्ट में निकिता मेरे साथ बात करते हुए आ रही थी, लेकिन फिर लिफ्ट का दरवाजा खुला तो देखा घर का दरवाजा खुला पड़ा था। मैं दौड़कर अंदर गया तो निकिता शादी का जोड़ा और गहने पहने रो रही थी और दरवाजे की ओर देखे जा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिरकार हो क्या रहा है। मैंने सोच लिया था कि अब ये घर छोड़ना ही है। मैं निकिता के पास गया और कहा, निकिता क्या हो गया है तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? तो वो वैसे ही रोते रोते बोली, वो आएगा, 3 बजने वाले हैं, वो आता ही होगा। और इतना कह के वो बेहोश होकर गिर पड़ी। माथे पे बुखार का ताप ऐसा था कि हाथ जल जाए। मैंने उसे ले जाकर बेड पे आराम से लिटाया और ठंडी पट्टियां करते हुए डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने आके चेकअप करके कहा कि शॉक से बुखार आया है। बुखार तो उतर जाएगा 2 दिन में, लेकिन शॉक से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। नीचे से ऊपर आने में ऐसा क्या हो गया कि निकिता को शॉक लगा
और वो ऐसा बिहेव करने लगी। मैं ये सब कुछ सोच सोच के पागल हुए जा रहा था। मैंने सोच तो लिया ही था कि इस फ्लैट को छोड़ देना है, लेकिन ये सब क्या है ये जानना भी मेरे लिए काफी जरूरी था। सिक्योरिटी में एक तो पुराने लोग भी थे, सोचा सुबह उन्हीं से पूछूंगा। इस बीच मैं निकिता को भी देख रहा था, वो सुकून से सो रही थी। बीच में मैं बाथरूम गया और जब बाहर आया तो देखा निकिता कमरे में नहीं थी। मैं तुरंत बाहर भागा, सोचा था वो शायद फिर से सीढ़ियों पर ही होगी, लेकिन बाहर जाके सीढ़ियों पे देखा तो सीढ़ियों पर निकिता नहीं थी। मैं सीढ़ियों पर ही नीचे के 3 फ्लोर तक गया, लेकिन निकिता कहीं नहीं दिखी। उसके बाद वापस आकर 2 और फ्लोर तक ऊपर गया, निकिता वहां भी नहीं थी। मैं क्या करूं या क्या ना करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सोचा सिक्योरिटी को भी इन्फॉर्म कर दूं। इंटरकॉम सर्विस यूज करने के लिए अंदर की तरफ भागा और अंदर जाकर के मैंने इंटरकॉम से फोन मिलाया। सिक्योरिटी फोन उठाए उससे पहले ही दरवाजे के बाहर आईने में मुझे निकिता बैठी हुई दिखी। मैं फोन रखूं इससे पहले एक आवाज आई, मुझे सुकून से बैठने दो, बाहर मत आना प्लीज। मेरे फ्लैट के सामने सीढ़ियों पर बैठी लड़की जब से मुझे दिखी थी तब से सब कुछ खराब हो गया था मेरी जिंदगी में। शादी के बाद जब मैं वापस लौटा तो मेरी बीवी कभी मुझे सीढ़ियों पर दिखती तो कभी वापस घर में, कभी लिफ्ट में तो कभी घर में शादी का जोड़ा और गहने पहने पागलों की तरह रोती बिलखती बुखार में तपती हुई दिखती। डॉक्टर ने चेक करके बताया कि शॉक की वजह से ऐसा हो रहा है। ऐसे ही एक और हादसे में निकिता घर से गायब हुई और उसके बाद कहीं नहीं मिल रही थी, लेकिन जब घर में मैं वापस आया आईने में बैठी सीढ़ी पे साफ दिख रही थी और इंटरकॉम पे मुझे एक आवाज सुनाई दी, मुझे सुकून से बैठने दो, बाहर मत आना प्लीज। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। निकिता की फिक्र में पागल हुआ जा रहा था। मैं दौड़कर जब बाहर गया निकिता को लाने के लिए तो देखा निकिता बैठी सीढ़ियों पे कभी रो रही थी तो कभी हंस रही थी। मैं पीछे से गया और मैंने कहा, निकिता क्या हुआ? चलो अंदर चलो यार, देर हो गई है। डॉक्टर ने आराम करने को कहा है ना, तो चलो अंदर चल के लेट जाओ। निकिता जैसे एकदम से निकिता ना होकर कोई और बन गई थी और कुर्रा कर एक अलग सी आवाज में उसने कहा, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। उसने कहा था यही मेरा इंतजार करना, वो आएगा और मैं यही बैठ के उसका इंतजार करती रहूंगी। मैं यानी कि सुखबीर ये सब सुनकर शायद घबरा गया था, इसलिए इस बार जोर से चिल्लाकर मैंने कहा, निकिता बस करो, चलो अंदर, वरना मैं चला जाऊंगा यहां से तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर। और मेरे ऐसा कहते के साथ ही जैसे पता नहीं क्या हुआ, निकिता ने पलट के कहा, तुम इसे छोड़ के मत जाना, वरना इसका भी मेरी तरह वही हाल होगा। मैं जा रही हूँ यहाँ से, और यहाँ और कोई नहीं मरेगा, कोई नहीं मरेगा। इसके बाद निकिता बुरी तरह से चीखी, फिर बेहोश हो गई। मैं उसे उठाकर अंदर ले गया और सुबह तक उसका बुखार भी उतर गया था, लेकिन कमजोरी जाते जाते काफी वक्त लगा। निकिता के ठीक हो जाने के बाद उसने मुझे बताया कि उस रात जब लिफ्ट में चढ़ के वो इस घर की ओर आ रही थी तो उसने घर के सामने सीढ़ियों पर किसी लड़की को देखा था। जैसे ही निकिता पूछने को उसके पास गई, वो लड़की एकदम से पागल हो गई और उसने निकिता पर हमला कर दिया। निकिता हाथ पैर चला रही थी, लेकिन सब कुछ हवा में ही था।
निकिता उस लड़की को छू भी नहीं पा रही थी। निकिता उठकर जब अंदर की ओर भागी तो शीशे में उसने अपने आप को नहीं, उस लड़की को देखा और उसके बाद से उसे कुछ भी याद नहीं था। मकान मालिक से पूछा तो पता चला कि एक लड़की इससे पहले यहां रहती थी। वो एक लड़की से बेहद प्यार करती थी। दोनों की शादी की बात सिर्फ इसलिए टूट गई क्योंकि लड़का बहुत अमीर था और लड़की मिडिल क्लास। सबके अगेंस्ट जाकर दोनों ने कोर्ट मैरिज करने की ठानी और जिस दिन दोनों की कोर्ट मैरिज होनी थी उस दिन लड़के ने कहीं और शादी कर ली और वो लड़की यहीं सीढ़ियों पर इंतजार करती रह गई। जब उसके एक दोस्त ने आकर उसे खबर दी तो सीढ़ियों से उतरते वक्त उसका पैर फिसला और इन्हीं सीढ़ियों पर गिरकर उसकी मौत हो गई थी। सच ही है, प्यार की भी सही कीमत लगाने वाला चाहिए जिंदगी के बाजार में। कीमत सही तो प्यार आपका, वरना किसी और का। बरसों पुराने सावन ऑडिटोरियम को तोड़कर वहां मल्टीप्लेक्स बनाए जाने की बात काफी दिनों से चल रही थी। कुछ खरीदारों से बात काफी आगे बढ़ चुकी थी। नरेश बड़े अरमान लेकर गांव से शहर भाग कर आया था, लेकिन किस्मत की मार से बच नहीं पाया। अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाया और पैसों की दिक्कत के कारण उसने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ले ली। ये रात सावन ऑडिटोरियम में उसकी पहली रात थी। रात 1 बजे तक वो ऑडिटोरियम के बाहर ही ड्यूटी कर रहा था। फिर उसने सोचा कि क्यों ना एक बार अंदर चलकर देखा जाए। उसने ऑडिटोरियम के भारी भरकम दरवाजे को खोला और अंदर घुसते के साथ ही ऑडिटोरियम के ऊपर वाले हिस्से से किसी के भागने की आवाज आई। नरेश तुरंत उस तरफ भागा और दौड़ता हुआ ऊपर तक गया। कोई दिखा नहीं। इसके बाद नरेश ने ऊपर के दरवाजे को अच्छे से बंद किया और फिर वापस अपना एक अधूरा काम पूरा करने स्टेज की तरफ आगे बढ़ने लगा। नरेश ने बचपन से ही एक थिएटर आर्टिस्ट बनने का सपना देखा था। आज उसकी आंखें हर कदम के साथ नम होती जा रही थी और पूरे ऑडिटोरियम में उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। उस खाली पड़े ऑडिटोरियम में कुछ टूटी हुई और कुछ साबुत बची कुर्सियों को देखते हुए और सीलन भरी छत के नीचे स्टेज पे खिंचे हुए बंद पर्दे के आगे खड़े होकर किसी नाटक के हीरो की तरह नरेश ने बोलना शुरू किया। छब जो तोरी देखूं पिया, नयन भर में काहे रो पिया, प्रीत जो लागी इस मुख से तोरे, प्रीत जो लागी इस मुख से तोरे, काहे चाहूं ओरे तोहे देखूं पिया, तोहे देखूं पिया। बोलना नरेश का कुछ और था, लेकिन उसने बोला कुछ और। और खाली पड़े ऑडिटोरियम में तालियों की आवाज की कड़कड़ाहट से किसी भी इंसान का डर जाना लाजमी था। नरेश ने आंखें खोल के देखा तो सामने कुर्सियां खाली पड़ी थी और आखिर में एक टूटी कुर्सी के लकड़ी के टुकड़े के गिरने की आवाज भी आई। नरेश तुरंत सीढ़ियों से उतर के उस तरफ भागा, लेकिन ज्यादा दूर जा नहीं पाया था क्योंकि स्टेज के पीछे से आती एक आवाज ने उसे अपनी ओर खींचा। नरेश पीछे तालियों की आती आवाज की ओर भागा। स्टेज पर चढ़ के पर्दे को खोलकर स्टेज के पीछे जहां से आवाज आ रही थी वो उस ओर अपने आप जाने लगा।
नरेश उस आवाज का पीछा करते हुए बैक स्टेज तक पहुंचा। ग्रीन रूम से आती रोशनी देख नरेश उस तरफ धीरे धीरे बढ़ा और दरवाजे की आड़ से हाथ में लाठी लिए संभल के झांका तो देखा अंदर कोई नहीं था। सिर्फ एक मेकअप किट का सामान टेबल पर बिखरा पड़ा था। नरेश ने कमरे की बत्ती बंद की, दरवाजे को बंद किया। नरेश वापस दरवाजे तक जाए इससे पहले उसने स्टेज से आती पर्दों की आवाज सुनी। नरेश स्टेज की तरफ भागा और वहां पहुंच के देखा पर्दा थोड़ा सा अपनी जगह से खिसका हुआ था। नरेश को लगा कि शायद उसका वहम होगा। यह सोचकर वो वापस मेन गेट की तरफ जाने के लिए ऑडिटोरियम की सीढ़ियों से उतरकर आगे जा ही रहा था कि पीछे से आवाज आई। पलटकर नरेश ने देखा तो थोड़ी देर पहले तक थोड़ा सा खुला हुआ पर्दा पूरी तरह से बंद हो चुका था। नरेश जिस थिएटर में गार्ड की नौकरी के लिए आया था वो कई सालों से बंद हो चुका था। वहां सालों से कोई नाटक या प्रोग्राम नहीं हुआ था। उस रात उसने वहां खाली पड़े ऑडिटोरियम में किसी के कदमों की आहट सुनी, ऑडियंस की आवाजें सुनी, तालियों की आवाजें सुनी और पर्दा अपने आप बंद हुआ। इतना सब कुछ होने के बाद नरेश वहां और ज्यादा रुक नहीं पाया। चुपचाप बाहर गेट पे रोड के पास जाकर बैठ गया। सुबह ड्यूटी खत्म हुई तो दूसरा गार्ड बलराम आया। नरेश ने उसे कुछ नहीं बताया और चुपचाप अपने घर चला गया। दिन भर रात की बातों को ही सोचता रहा और आखिर में समझ गया कि शायद कोई अंदर घुसा था चोरी करने, और जब उसे कुछ नहीं मिला तो वहां से भाग लिया। शाम करीबन 6 बजे नरेश फिर अपनी ड्यूटी पे पहुंच गया। सर्दियों के दिन थे तो अंधेरा जल्द ही हो गया था। नरेश ने ड्यूटी हैंडओवर लेके थोड़ी देर तक इंतजार किया, लेकिन फिर जब रहा नहीं गया तो वापस ऑडिटोरियम के अंदर गया। अंदर जाके देखा तो पर्दे खुले हुए थे। पीछे जाकर देखा तो ग्रीन रूम बंद था। सब कुछ ठीक था वहां। नरेश एक एक करके सारे कमरे चेक कर रहा था। अंदर झांक कर उसने सब कुछ चेक किया, बत्तियां बुझाई और फिर बाहर आते वक्त देखा एक कमरा बंद था। उसे खोलने के लिए खींचा तो दरवाजा खुला नहीं। शायद दरवाजा जाम हो गया था। यह सोच के जोर से 2-3 बार खींचा, लेकिन दरवाजा तब भी नहीं खुला। इंटरलॉक जैसा कोई ताला लगा था शायद। पूरी ताकत से दरवाजे पे 5-6 बार मारा तो दरवाजा जोर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर देखा तो पूरा कमरा अलग अलग रंग बिरंगे कॉस्ट्यूम से भरा पड़ा था। नरेश की आंखों में जैसे चमक आ गई थी। उसने सामने रखा एक राजा का मुकुट उठा के पहना और तन के किसी राजा की तरह चलता हुआ स्टेज पे गया। मन ही मन उसने मान लिया था जैसे पूरा हॉल भरा हुआ है और सब बस नरेश को ही देखने आए हैं। किसी राजा की तरह मूंछों पर ताव देते हुए उसने कहा, सेनापति, शत्रु के आक्रमण का उत्तर देना है हमें। सेना को तैयार कीजिए। कल प्रातःकाल हम शत्रु के रक्त से स्नान करके युद्ध भूमि से ही अपनी विजय का शंखनाद करेंगे। नरेश ने अपनी बात पूरी की तो जिस हॉल को वो पूरा भरा हुआ मान रहा था, आंखें खोलने पर वहां पर
एक आवाज नहीं थी सिवाय पीछे से आती एक आवाज के। नरेश बहुत ध्यान से, बिना हड़बड़ाए या घबराए, उन तालियों की आवाज के पीछे पीछे गया। आवाज ग्रीन रूम से आ रही थी। झांक के जलती हुई आवाज करती ट्यूबलाइट की रोशनी पे देखा तो एक लड़की बैठी मेकअप कर रही थी और नरेश को देखते ही उसने कहा, वाह दिवाकर, आज एक बार फिर सारी तालियां तुम ले गए। देखती हूँ इसके बाद मेरा क्या होता है। मेरी एंट्री आ गई। वो लड़की उठी और नरेश के बगल से होते हुए स्टेज की ओर चली गई और नरेश वहां खड़ा खड़ा यही सोच रहा था कि उसने मुझे दिवाकर नाम से क्यों बुलाया कि ठीक तभी उसकी नजर सामने आईने पर गई। नरेश समझ नहीं पा रहा था कि वो होश में है या बेहोश। वो सिर्फ एक मुकुट नहीं पहने था बल्कि पूरा का पूरा राजा के कॉस्ट्यूम में था। नरेश कोशिश तो खुद को संभालने की बहुत कर रहा था, लेकिन वो तो जैसे अपने काबू में ही नहीं था। बड़ी बड़ी खोली आंखें लामूलिया स्टेज की ओर कर गया। पूरा स्टेज खाली था और वो लड़की वहां नहीं थी। नरेश जैसे अपनी बेहोशी से जागा हो, वो भागकर उस कॉस्ट्यूम वाले कमरे के पास गया। दरवाजा जो वो खुला छोड़कर गया था वो बंद पड़ा था। एक बार फिर जी तो कोशिश की उसने उस दरवाजे को खोलने की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। नरेश हार मानने को तैयार ही नहीं था। ताबड़तोड़ उस दरवाजे पे धक्के मारे जा रहा था, लेकिन काफी देर तक जब कोई फायदा नहीं हुआ तो जमीन पर थक के बैठ गया और तभी उसके कंधे पे पीछे से हाथ रख के किसी ने कहा, महाराज आपका समय समाप्त हुआ। नरेश को थिएटर में नाइट ड्यूटी के दौरान स्टेज का पर्दा हिलता हुआ मिला। किसी के कदमों की आहट भी सुनाई दी। कॉस्ट्यूम रूम का ताला तोड़ के अंदर से एक राजा का मुकुट निकाल के पहन के स्टेज पे उसने डायलॉग बोला तो खाली ऑडिटोरियम में ताली की आवाज भी आई। पीछे जाकर देखा तो ग्रीन रूम में कोई लड़की थी जो नरेश के बगल से होते हुए स्टेज तक जरूर आई, लेकिन उसके बाद वो कहीं भी दिखाई नहीं दी। नरेश वापस कॉस्ट्यूम रूम की ओर गया तो किसी ने पीछे से कंधे पे हाथ रख के कहा, महाराज आपका समय समाप्त हुआ। नरेश ने पीछे पलट के देखा तो बलराम था, वहां का दूसरा सिक्योरिटी गार्ड। उसने हंसते हंसते कहा, अरे राजा साहेब क्या बात है, ये मुकुट कहां से मिला आपको? नरेश ने उसे बताया कि ये मुकुट उसे इस कमरे से मिला है जो अब खुल भी नहीं रहा। वैसे बलराम तुम इतनी रात यहां क्या कर रहे हो? तुम्हारी तो सुबह 7 बजे की ड्यूटी है ना? सुनकर बलराम ने कहा, अब राजा साहेब आप तो प्रजा की सेवा में रात दिन सब भूल गए हैं। घड़ी देखने का जरा कष्ट कीजिए। नरेश ने घड़ी की ओर देखा तो समझ आया कि सुबह के 7 बज रहे थे। बलराम फिर बोला, नाइट ड्यूटी में ऐसा ही होता है, घर जाके आराम करिए। नरेश ने भी सोचा कि शायद ये बात बिल्कुल सही है। झुके हुए कंधों के साथ थका हारा सा वो बाहर निकला तो देखा चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। सुबह 7 बजे सर्दियों में भी इतना अंधेरा तो नहीं होना चाहिए। एक बार फिर उसने अपनी घड़ी की ओर देखा
तो इस वक्त रात के 11:30 बज रहे थे। नरेश का हाल इस वक्त ऐसा था कि एक हल्की सी आवाज भी सुन लेता तो शायद डर से मर जाता। लेकिन किसी तरह गेट पे ही उसने पूरी रात बिताई। सुबह जब बलराम आया तो उसको हैंडओवर देते वक्त उसने 2 दिन में उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सारी बात बताई। बलराम ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन थिएटर के मालिक को पूरी खबर दे डाली। जब थिएटर बेचने की कोशिशें हो रही हों तो ऐसी अफवाहें कितना नुकसान कर सकती हैं, यही सोचकर उन्होंने नरेश को नौकरी से निकाल दिया। दूसरा कोई गार्ड आए तब तक बलराम को ही नाइट ड्यूटी दी गई। रात को खाना वाना खाकर बलराम बाहर गेट के पास ही बैठा था कि एक आवाज ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा जो उसे ही पुकार रही थी। उस आवाज का पीछा करते हुए बलराम ऑडिटोरियम के अंदर गया। अंदर जब हॉल के दरवाजे पे बलराम खड़ा था तो उसने देखा ऑडिटोरियम का दरवाजा जिससे अभी वो अंदर आया था वो धीरे धीरे अपने आप बंद हो रहा था। बलराम सब कुछ देख रहा था लेकिन चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रहा था। वो जैसे होश में भी बेहोश था। वो बस उसे पुकारती उस आवाज के पीछे पीछे चला जा रहा था। अंदर हॉल में दोनों तरफ बैठने की कुर्सियों के बीच से एक एक करके कुर्सियों की कतार को जैसे जैसे बलराम पार करता जा रहा था वैसे वैसे वो कुर्सियां ऐसे खुल रही थी जैसे उन पर लोग बैठे हों। स्टेज के पास पहुंचा तो बलराम के चेहरे पर एक लाइट चमकी। रोशनी इतनी तेज थी बलराम को आंखें अपने हाथों से ढकनी पड़ी, लेकिन रोशनी फिर भी उतनी ही तेज लग रही थी। इतने में बलराम को महसूस हुआ जैसे हॉल में ऑडियंस की बहुत ज्यादा भीड़ है। धक्का मुक्की और लोगों का आना जाना महसूस कर पा रहा था वो। इसी बीच बलराम को एक धक्का लगा और वो सर के बल जमीन पर गिर पड़ा। सर पे उसके चोट आई थी और खून भी बह रहा था। धीरे धीरे उठा। ध्यान दिया कि अभी जो लोगों की भीड़ की आवाजें और धक्के लग रहे थे वो सब थम गया था। सुकून और सन्नाटा पसरा हुआ था पूरे हॉल में। और तभी उसी सुकून और सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज सुनी बलराम ने, और देखा स्टेज का पर्दा अपने आप धीरे धीरे खुल रहा था। नरेश ने बलराम को जब सब कुछ बताया कि 2 रातों से इस ऑडिटोरियम में उसे भूत प्रेत दिखाई दे रहे थे और उनकी आवाजें भी सुनाई दे रही थी, तो बलराम ने ये सारी बातें मालिक को बता दी, जिसकी वजह से नरेश की नौकरी चली गई। और उसके बाद बलराम के साथ भी कुछ वैसा ही हुआ। नाइट ड्यूटी के दौरान बलराम को किसी ने उसके नाम से पुकारा। तो वो अंदर हॉल तक गया। वहां उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरा हॉल खचाखच लोगों से भरा हुआ है। कुर्सियां अपने आप खुलने लगी और अचानक गिरने की वजह से उसे सर पे काफी गहरी चोट लगी। ऑडिटोरियम का पर्दा भी अपने आप खोला और लाइट्स ऑन हुई। स्टेज पे बलराम ने देखा 2 लोग नकाब पहने हुए स्टेज के दोनों तरफ से आ रहे हैं और एक लड़की स्टेज के बीच में एक लंबे से खंभे से बंधी हुई है।
धीरे धीरे वो दोनों नकाब पहने लोग उस लड़की की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और वो लड़की जैसे किसी मदहोशी में हो और बस अपने ख्यालों में से जा रही थी। दोनों नकाबपोश इंसान उस लड़की के करीब आए और उसे आग लगा दी। लड़की उस जलती आग की वजह से चीख भी रही, लेकिन उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। बलराम खड़ा खड़ा बड़ी बड़ी आंखों से यह मंजर देख ही रहा था कि उन दोनों में से एक की नजर बलराम की ओर घूमी। बलराम अब जैसे अपने सपने से जागा था। उसने देखा कि जो भी वो देख रहा था वो सब वहां पर हो रहा था, पर ये उसका कोई सपना नहीं था, वहम नहीं था। आग की आवाज अभी भी उसके कानों तक आ रही थी। वो लड़की जल के मर चुकी थी, उसकी चीखें शांत हो चुकी थी, लेकिन वो नकाबपोश आदमी बलराम की ओर दौड़े चला आ रहा था। बलराम वहां से जितनी तेज हो सके उतनी तेज दौड़ा, लेकिन मौत से तेज भला कभी कोई भाग पाया है। बलराम कुछ दूर भागते के साथ ही ठोकर खाने से गिरा और सर पे लगी चोट पे ही दोबारा उसकी चोट लगी और इस बार कुछ ही मिनटों में उसकी जान निकल गई। अगली सुबह पुलिस को बलराम की लाश मिली। किसी को आनन फानन में निगरानी के लिए रखना ही था और अब तो पुलिस केस भी बन चुका था। ऐसी हालत में ऑडिटोरियम के मालिक ने नरेश को ही वापस नौकरी पे रखना सही समझा। नरेश 2 दिन के बाद नौकरी पे फिर शाम को 5 बजे वापस आया। सब कुछ चेक करने के बाद उसी कॉस्ट्यूम वाले कमरे के पास गया तो दरवाजा इस बार आराम से खुल गया। वही मुकुट फिर निकाल के उसने पहना और धीमे कदमों से नरेश मुस्कुराता हुआ स्टेज पर चढ़ा और एक बार फिर किसी राजा की तरह मूंछों को ताव देते हुए अपनी बाहें फैलाते हुए कहा, जो एक बार इस मंच का हो गया वो हमेशा हमेशा के लिए यही का होकर रह जाता है। नरेश इसके आगे कुछ बोले उससे पहले ही तालियों की आवाज एक बार फिर आई और इस बार तारीफ भी सुनाई दी। वाह दिवाकर वाह, सचमुच तुम्हारा कोई जवाब नहीं। सालों पहले इस थिएटर में एक प्ले के दौरान आग लगी थी जिसमें कई थिएटर आर्टिस्ट मारे गए थे और उसके बाद से वो थिएटर आज भी वैसा का वैसा वीरान पड़ा है और वहां कोई मल्टीप्लेक्स नहीं बना। शुभम अपने फोन पर गाने सुन रहा था। गाना सुनते सुनते काम करने की आदत थी उसे, लेकिन गाने के बीच में ही उसने सुना, ये आवाज स्पेनिश में थी जो कह रही थी कल की पहली मेट्रो मत लेना। शुभम का काम इंटरप्रेटर का था, इसलिए उसे 2-3 लैंग्वेजेस आती थी। स्पेनिश में बोली ये लाइन बार बार लूप में चली जा रही थी और जब उससे ध्यान हटा तो गाना खत्म हुआ। शुभम जानता था कि डाउनलोड्स में कई बार उल्टी सीधी चीजें भी होती हैं, तो उसने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया और दिन भर का काम खत्म करके सीधा घर पहुंचा। अगले दिन सुबह उठने में उसे थोड़ी देर हो गई थी और सुबह की मेट्रो हर हाल में पकड़नी थी उसे, और मेट्रो किस्मत से उसे मिल भी गई। हेडफोन पे गाने सुनते सुनते स्टेशन पर उतरकर बाहर भागा तो रोड क्रॉस करते वक्त उसे हॉर्न सुनाई नहीं दिया।
सड़क पर तड़पते हुए शुभम जब तक होश में रहा तब तक उसको अपने हेडफोन से कानों में सिर्फ एक ही लाइन सुनाई देती रही। इसका मतलब था, मैंने कहा था ना, पहली मेट्रो मत लेना। आंख खोली तो शुभम हॉस्पिटल में था। चारों ओर दवाओं की महक, कांच की शीशियों, छोटी मोटी चीजों के खनकने की आवाज के बीच एक अजीब सा सन्नाटा था चारों तरफ। नर्स एक ट्रे में इंजेक्शंस और दवाइयां लिए उसकी ओर आई और मुस्कुराते हुए सारा सामान टेबल पे रखे उसने इंजेक्शन तैयार किया। लेकिन जैसे ही इंजेक्शन लगाने के लिए वो झुकी कि उसने कहा, Estou tenía que sufrir love metro que la ya tomado. नर्स की बात वो समझ गया था। वो कह रही थी कि तुम कोई भी मेट्रो लेते तुम्हारा यही हाल होता। शुभम अपनी चोट भूलकर बदन में गुथी हुई सुइयों को उछाल के नर्स का कॉलर पकड़कर चिल्लाने लगा, क्या चाहिए तुझे? क्यों मेरी जान के पीछे पड़ी है? क्यों मारना चाहती है मुझे तू? चीख पुकार सुनकर आसपास के डॉक्टर और वार्ड बॉयज भागते हुए आए और किसी तरह छुड़ाया शुभम के हाथों से उस नर्स को। उसने रोते रोते कहा, ये पागल है, ये पागल है। मैं तो इसको इंजेक्शन देने जा रही थी, एकदम से उछल के मेरा कॉलर पकड़ लिया और चिल्लाने लगा। ये सब सुन के शुभम का गुस्सा और बढ़ गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, मैं पागल वागल नहीं हूं, नहीं हूं मैं पागल। क्यों मुझे पागल बना रहे हो तुम सब मिलकर? हॉस्पिटल में ऐसे केसेस को हैंडल करने का तरीका सबको पता होता है। वार्ड बॉयज ने शुभम के हाथ पांव पकड़े और डॉक्टर ने इंजेक्शन तैयार करके लगा दिया। शुभम अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता हुआ बोलता रहा, मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं, नहीं हूं मैं पागल। और बोलते बोलते बेहोश हो गया। लेकिन बेहोश होने से पहले ही इस बार उसे बिना हेडफोन के एक लाइन सुनाई दी, Te dije que no a dar el primer metro. इसका मतलब था, कहा था ना तुम्हें, पहली मेट्रो मत लेना। शुभम को गाने सुनते वक्त बीच में स्पेनिश भाषा में सुनाई दिया था कि कल पहली मेट्रो मत पकड़ना। इन सारी चीजों को अनदेखा करके जब अगले दिन उसने पहली मेट्रो पकड़ी तो मेट्रो से निकलने के बाद रास्ते पर उसका एक्सीडेंट हुआ। हॉस्पिटल में नर्स ने उसे स्पेनिश भाषा में ही कहा कि तुम कोई भी मेट्रो पकड़ते तो तुम्हारा यही हाल होता। शुभम ने नर्स पे हमला कर दिया तो डॉक्टर ने उसे नींद का इंजेक्शन देकर सुला दिया। काफी देर के बाद जब आधी रात शुभम की आंख खुली तो उसने सामने देखा कि उसके बेड के पास एक फॉरेनर लड़की खड़ी थी जो स्पेनिश में कह रही थी, Te planteo sobrevivir. वो लड़की बोलती जा रही थी और धीरे धीरे अपने एक हाथ से शुभम के बिस्तर को ऊपर उठाए जा रही थी। और जैसे ही वो चुप हुई कि बिस्तर, शुभम बुरी तरह से डरा हुआ था और डर से मदद के लिए चिल्लाने लगा, कोई है, कोई है, कोई है, मुझे बचाओ, कोई है। उसकी चीख पुकार सुन के पास के जूनियर डॉक्टर, नर्स और वार्ड बॉय जो राउंड पर थे दौड़े दौड़े आए और उसे पकड़ के संभालने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर छटपटाकर एक
एकदम से शांत होकर शुभम बैठ गया और फिर वार्ड बॉय से कहा, बहुत ख्याल रखता है ना तू फीमेल पेशेंट्स का। तेरे जैसे लोगों की वजह से हॉस्पिटल नहीं आना चाहती लड़कियां। तेरे पीछे देख, वो देख, वही बता रही है मुझे तेरी सच्चाई। वार्ड बॉय को आसपास के लोग घूरने लगे तो शुभम थोड़ा सा हंसा और डॉक्टर की ओर पलट के कहा, हे डॉक्टर, देख अब तेरी दाईं ओर खड़ी है वो लड़की और कह रही है ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर को असिस्ट करते करते बड़े बड़े ऑपरेशन कर डाले हैं तूने वहां। इतना मजा तुझे घर में भी नहीं आता ना। अब सबकी नजरें डॉक्टर पे टिकी थी तो शुभम ने नर्स की ओर देखा और एक बार फिर हंसते हुए कहा, तुझे इतनी दिक्कत क्यों हो रही है ये सब कुछ सुनकर? अमीर पेशेंट्स की अच्छी सेवा करके अब तू शादी करने जा रही है ना? वो देख क्या कह रही है तेरे बारे में। बहुत खूबसूरत है तू और इसी खूबसूरती का तूने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। चेहरे देखो अपने, अपनी सच्चाई सुनकर। ये तुम सबके चेहरे पर 12 क्यों बज गए? शुभम को रोकना या कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। वार्ड बॉयज उसको किसी तरह संभालते हुए किसी तरह से पकड़कर उसे इलेक्ट्रिक रूम तक ले जाकर चेयर पे पट्टियों से बांध के उसे 2-3 शॉक्स दिए गए और उसमें भी जब तक शॉक्स दिए जा रहे थे शुभम तड़पता रहा। और जैसे ही शॉक थेरेपी रुकती वो वापस हंसता। इलेक्ट्रिक शॉक्स के बाद शुभम अपने आप बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो शुभम की जिंदगी की यह नई शुरुआत थी, क्योंकि वो अब मेंटल वार्ड में था। शुभम को स्पेनिश में एक लड़की की आवाज में पहली मेट्रो ना पकड़ने की चेतावनी मिली थी, लेकिन उसने फिर भी जब पहली मेट्रो पकड़ी तो मेट्रो में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेट्रो से निकलने के बाद रोड पर उसका एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद उसे एक विदेशी लड़की हॉस्पिटल में भी दिखी, जिसने उससे कहा कि वो बचेगा नहीं। शुभम पागल सा होता जा रहा था, कभी डॉक्टर, कभी नर्स, तो कभी वार्ड बॉय के बारे में उनकी जिंदगी की छुपी सच्चाइयां बोले जा रहा था, और आखिर में उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर किसी तरह बेहोश करके काबू में लाया गया। जब उसकी आंख खोली तो शुभम मेंटल वार्ड में था। दिन भर वहां रहने के बाद जब उसे खाना देने एक आदमी पहुंचा तो शुभम ने एक झलक थाली की देखी और फिर भौहें तान कर कहा, कुएरो गैज़पाचो। वो आदमी अजीब सी निगाहों से उसे देखने लगा तो शुभम ने हंसते हुए कहा, मैंने स्पेनिश में बोला कुएरो गैज़पाचो। मुझे स्पेनिश आती है, गैज़पाचो चाहिए मुझे। वो आदमी कुछ बोले इससे पहले फिर शुभम ने कहा,
devo pedir una bebida fría demasiado. पता है मैंने क्या बोला? मैंने कहा क्या मैं कोल्ड ड्रिंक का भी ऑर्डर कर सकता हूँ साथ में? और ये बोल के शुभम Cuero que se pecho. जोर जोर से हंसने लगा और अचानक ही रुक कर रोने लगा। और फिर रोते रोते ही कहा, किसी से प्यार प्यार मत करना किसी से कभी, और अगर करना तो उसे धोखा मत देना। Cuero que se pecho. शुभम रोते रोते हंसने लगा और उसने हंसते हुए फिर कहा, Nunca es el trampa en el amor. इतनी सारी बातें सुन के खाना देने आए आदमी के साथ साथ पास के कुछ और लोग भी आ गए और सब हंसने लगे। और उनमें से एक ने कहा, पहली बार ऐसा पढ़ा लिखा पागल आया है यहाँ पे। और कितनी भाषाएं आती है भाई तुझे, वो भी सुना दे। शुभम अब भी रो ही रहा था। वो और ज्यादा बुरी तरह रोने लगा और रोते रोते ही कहने लगा, मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं, मैं पागल नहीं हूं। और फिर एकदम से उसकी आवाज बदल गई और उसने कहा, Estea loco, estea loco, estea loco, estea loco, ये पागल है, ये पागल है, ये पागल है, ये पागल है, पागल पागल पागल, ये पागल है, मैं पागल है, मैं पागल है, estea loco, estea loco, estea loco। मेंटल वार्ड के लोगों ने मिलकर शुभम को पकड़ा और उसे एक बार फिर से इंजेक्शन दे दिया गया। लेकिन सोने से पहले भी वो जब तक जागता रहा, पागल नहीं, आवाज की ताकत उसकी कम हो गई थी, estea loco, लेकिन वो सिर्फ एक ही बात बोलता गया, ये पागल है, मैं पागल नहीं, estea loco, ये पागल है, estea loco। काफी देर के बाद शुभम की नींद प्यास से खुली। उठकर वो आंखें मल पाए, इसके लिए उसके हाथ भी खुले नहीं थे क्योंकि उसके हाथ और पांव बिस्तर से बंधे हुए थे। शुभम कोशिश तो कर रहा था लेकिन अपनी जगह से वो हिल भी नहीं पा रहा था कि तभी उसने देखा चीखते और भागती हुई उसके सामने से निकल गई। शुभम बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखता रहा और जब उसने वापस पलट कर देखा तो एक बार फिर वही लड़की बिल्कुल वैसे ही दौड़ती चीखती हुई वहां से निकल गई। शुभम को स्पेनिश में किसी ने पहली मेट्रो पकड़ने से मना किया था लेकिन वो माना नहीं और मेट्रो पकड़ी और स्टेशन से निकलते के साथ ही उसका एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद उसे पागल समझ के मेंटल वार्ड में डाल दिया गया। मेंटल वार्ड में उसने वहां के स्टाफ को स्पेनिश और हिंदी में बोल बोल कर बहुत परेशान किया जिससे उन्होंने उसे पूरी तरह ही पागल मान लिया था। पूरा दिन किसी तरह कटा और दिन भर बार बार ऐसी हरकतों की वजह से उसके हाथ पैर बांध दिए गए थे और रात को आखिरी राउंड पे घूमने एक सिक्योरिटी गार्ड ने जब शुभम को देखा तो पाया उसके हाथ पांव खोले थे और शुभम पूरे कमरे की दीवार पर एक छोटे से ईंट के टुकड़े से
शायद स्पेनिश भाषा में ही कुछ लिख रहा था और ये लिखते लिखते बोल भी रहा था, Ele me va a matar, 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 Ele me va a matar। मेंटल वार्ड्स की सिक्योरिटी बहुत मुश्किल काम होता है। सिक्योरिटी गार्ड शुभम के पास पहुंचा और बोला, ये क्या कर रहे हो? ये क्या लिख रहे हो दीवार पे? शुभम पलट के अपने होठों पर उंगली रख के चुप रहने का इशारा करते हुए कहने लगा, चुप चुप चुप, वो आ गई है, वही लिख रहा हूं जो वो करने वाली है, मारने वाली है, मुझे मारने वाली है। सिक्योरिटी गार्ड को ऐसी बातों की आदत थी। उसने कहा, अच्छा कौन मार देगी तुम्हें? शुभम पलटा तो एकदम ठीक था, लेकिन दरवाजे की ओर देखकर रोने लगा और रोते रोते ही उसने कहा, वो मार देगी, वहां खड़ी है, वो मारने आई है मुझे। एले में वहां माटर, एले में वहां माटर, एले में वहां माटर। और फिर अचानक चुप होकर पागलों की तरह हंसता हंसता बोला, सुना है मैंने कि सच बोलने से ना दिल हल्का हो जाता है। सुन, मेरे पास बैठ। पागल नहीं हूं मैं पागल नहीं हूं। आई एम अ गाइड, आई एम अ टूरिस्ट गाइड। 4 भाषाएं आती मुझे, दिल्ली, मुंह जुबानी याद है मुझे, कुतुब मीनार फॉर एग्जाम्पल। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में यह मीनार बनवानी शुरू की थी। इल्तुतमिश ने खत्म की थी। पहले 4 ही माले बनाए थे, लेकिन आज की तारीख में 72.5 मीटर हाइट है और 5 मंजिलें हैं। 5वीं मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। सो यू सी, आई एम नॉट क्रेजी। मैंने कभी किसी का कोई नुकसान नहीं किया, लेकिन बस एक गलती हो गई। उस लड़की से प्यार हो गया था, बहुत अच्छी लगती थी मुझे। मैंने अपने दिल की बात बताई तो उसने कहा नहीं हो सकता, स्पेन की रहने वाली थी वो। एक दिन रात को पार्टी से लौटते टाइम मैं तो उसका गाइड था, तो वो मेरे साथ थी। वो बहुत नशे में थी, मेरी नीयत डोल गई और सब कुछ हो जाने के बाद समझ आया ये मैंने क्या कर दिया। इसलिए मैंने चुपचाप उसे शहर के बाहर ले जाना ठीक समझा और वहां जाके वैसी दरिंदे की तरह ईंटों से उसका सर कुचल कर मैंने उसे मार दिया। करना भी क्या, बचने का कोई तरीका समझ ही नहीं आया मुझे। प्यार के नाम पर कालिक पोती मैंने, प्यार के नाम पर कालिक पोती। इतना सब कुछ सुनने के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, मुझसे प्यार करने की बात मत बोल। प्यार करता तो समझता मेरी बात, और प्यार में कोई भी ऐसा नहीं करता जो तूने किया मेरे साथ में। जो भी हो, ये ले मैं वहां माता, मुझे अब सुकून चाहिए। इतना कह के उस सिक्योरिटी गार्ड ने शुभम की गर्दन पकड़ के बैठ के इस लोहे वाले हैंडल पे
जोर जोर से मारना शुरू किया और मारता ही गया, मारता ही गया, मारता ही गया, जब तक शुभम का तड़पना बंद नहीं हो गया। और उसके बाद भी उसकी गर्दन को 5 मिनट तक दबाए रखा और सिर्फ एक ही आखिरी लाइन कही, मेरे मरने के बाद में भी तूने मेरी गर्दन ऐसे ही दबा के रखी थी, जस्ट टू सी कि मैं जिंदा तो नहीं हूं ना। याद है ना? जो हमें इस दुनिया में छोड़कर चले जाते हैं, हमारा प्यार उनके लिए और भी ज्यादा बढ़ जाता है, पर हमें यह पता नहीं चल पाता कि क्या वो इस दुनिया से जाने के बाद भी हमें उतना ही प्यार करते हैं जितना वो तब करते थे जब वो जिंदा थे। नितिन की मौत तब हुई जब वो सिर्फ 11 साल का था, और उसके बाद अलका और सौरभ ने उस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। उनके नए घर पे आज नितिन की दूसरी बरसी थी। अलका और सौरभ दोनों ने जब से नितिन को खोया था, उनकी जिंदगी पूरी तरह शांत हो गई थी। न कभी कहीं आना जाना, न ही ज्यादा किसी के साथ घुलना मिलना। जिंदगी घर की 4 दीवारी में सिमट कर रह गई थी। नितिन की बरसी वाले दिन पूजा में बैठे काफी लोग बातें करते करते एक दूसरे को एक ही बात बता रहे थे जो बहुत ही अजीब थी। सबका यही कहना था कि नितिन अक्सर उनको सपने में दिखाई देता है, लेकिन इस बात से सबसे ज्यादा अगर कोई चौंका था तो वो था तारिक, क्योंकि उसका कहना यह था कि नितिन उसे सपने में नहीं बल्कि खुली आंखों से अक्सर दिखाई देता है। जब तारिक औरों को ये बातें बता रहा था तो ये बात अलका के कान में भी पड़ी। बड़ी मुश्किल से अलका नितिन के ना होने की सच्चाई को मान पाई थी। सौरभ ने भारी मन से तारिक की बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया, पर अलका इस बात को भूल नहीं पा रही थी। नितिन की बरसी के करीबन 2 सप्ताह के बाद सौरभ ऑफिस से लौटा ही था और अलका ने चाय चढ़ाई ही थी कि जब तारिक का फोन आया। उसने कहा, सौरभ कुछ देर के लिए मेरे घर आ सकते हो? बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे, और हाँ, आते वक्त अलका को भी साथ ले आना जरूर। सौरभ और अलका बाहर ज्यादा नहीं जाते थे, ना ही लोगों से मिलते थे। उसने तारिक से कहा कि हम लोग शनिवार शाम को आते हैं, अभी मेरी तबीयत थोड़ी खराब चल रही है कुछ दिनों से। और वादे के मुताबिक शनिवार के दिन दोनों तारिक के घर पहुंचे और बैठ के चाय पीते पीते इधर उधर की बातों से बात शुरू हुई। लेकिन ज्यादा देर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि तारिक उन दोनों की बातों को जैसे अनसुना करके अचानक से उठा और 2 कुर्सियां खींच कर ले जाते हुए उसने खिड़की के पास ले जाकर अगल बगल रख दी। खिड़की से अलका और सौरभ का वो पुराना घर दिखता था जहां वो पहले रहा करते थे, और इस खिड़की से नितिन का कमरा साफ साफ दिखता था। तारिक उन 2 में से एक कुर्सी पर चुपचाप बैठकर बाहर देखने लगा और फिर कुछ ही देर के बाद नितिन को पुकारने लगा। नितिन, 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 नितिन। सौरभ और अलका दोनों की शक्ल इस वक्त बता रही थी कि उन्हें कितना गुस्सा आ रहा था तारिक की इस हरकत पे।
सौरभ ने कहा, तारिक, तुम मेरे बहुत पुराने दोस्त हो, इसलिए तुम्हें छोड़ दिया, वरना तुम्हारी इस तरह की बदतमीजी पर तुम्हें 2 थप्पड़ मारने चाहिए थे। तारिक ने सौरभ की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया और खिड़की से बाहर देखता हुआ दोबारा बोला, नितिन, नितिन, नितिन। सौरभ गुस्से में पैर पटक कर निकल जा रहा था, लेकिन पलट के जब देखा तो अलका खिड़की की तरफ ही देखी जा रही थी, इसलिए सौरभ भी रुक गया। खिड़की की तरफ अलका के पास जाकर बाहर देखा तो वहां खिड़की के उस पार नितिन खड़ा उन्हीं को देख रहा था। नितिन की मौत हुई जब वो सिर्फ 11 साल का था। उसकी दूसरी बरसे पे उसकी मां अलका ने तारिक को यह कहते हुए सुना था कि उसे नितिन दिखाई देता है। तारिक ने एक दिन सौरभ और अलका को घर बुलाया और उस खिड़की पर जाके नितिन को पुकारने लगा, जहां से नितिन के कमरे की खिड़की दिखती थी। सौरभ को पहले तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर अलका और सौरभ ने सचमुच खिड़की के उस पार अपने बेटे नितिन को खड़े देखा। देखते ही दोनों की आंखें फैल गईं। तारिक के लिए तो ये जैसे बिल्कुल रोज की बात थी। वो एक कोने में खड़ा मुस्कुराए जा रहा था। अलका नितिन को देखते ही रो पड़ी और चिल्लाई, कहां चला गया था तू? कहां चला गया था? और इतना कहते कहते वो तारिक के घर से बाहर भागने लगी। सौरभ ने अलका का हाथ पकड़ा और चिल्लाया, अलका रुको, ये वो नितिन नहीं है। अलका समझने की कोशिश करो, अपना नितिन मर चुका है। और इतना कहते हुए सौरभ उसे घसीटता हुआ घर से बाहर ले गया। अलका पीछे मुड़ के बार बार नितिन को देखने की उम्मीद में देखती रही और नितिन नितिन चिल्लाती रही, लेकिन नितिन फिर भी नहीं दिखा। घर आने के बाद अलका रात को काफी देर तक रोती रही और सौरभ ने कभी प्यार से समझाया, कभी चिल्लाया, लेकिन अलका रोती ही रही। आखिरकार थक के उसे नींद आ गई। सौरभ उसके भी काफी देर के बाद सोए कि कहीं अलका जागकर कुछ कर न ले। सुबह आंख खुलते ही सौरभ ने देखा अलका बड़े आराम से गुनगुनाती हुई किचन में काम कर रही थी और सौरभ को देखते ही कहा, अरे तुम उठ गए, जल्दी करो बाबा, मैंने तुम्हारा टिफिन पैक कर दिया है, चलो चलो जल्दी नहा लो। सौरभ की जान में जान आई कि अब अलका शायद ठीक है। सौरभ तैयार होकर अपनी ऑफिस के लिए चला गया। शाम को सौरभ ने सोचा कि एक बार अलका से पूछ ले कि वो ठीक है या नहीं। उसने फोन किया तो 1-2 बार फोन बजा, लेकिन अलका ने उठाया नहीं। इसके बाद दोबारा फोन किया तो अलका ने हंसते हंसते फोन उठाया और कहा, हाँ जल्दी बोलो। हाँ मैं नितिन के साथ खेल रही हूँ, जल्दी बोलो, मैं खेलूंगी नहीं तो वो खाने में भी नखरे करेगा। सौरभ को शायद जिंदगी का सबसे बड़ा शौक लगा था। उसने बिना कुछ बोले ही फोन काट दिया और ऑफिस से अपने पुराने घर जाने के लिए भागा। अगले 2 घंटों के बाद वो अपने पुराने घर के दरवाजे पर था। दरवाजा आधा खुला था। उसने पूरे दरवाजे को खोला। घुसते के साथ ही हॉल में पंखा धीमे धीमे आवाज करता हुआ घूम रहा था। सौरभ अलका को पुकारता हुआ थोड़ा और अंदर गया। वो कहीं नहीं दिख रही थी कि तभी उसके दाहिनी ओर से उसे एक आवाज सुना। जहां से ये आवाज आ रही थी
वो किचन का हिस्सा था। किचन के सामने जाकर उसने ध्यान से उस आवाज को सुनने की कोशिश की तो आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन ये आवाज कहां से आ रही थी ये पता नहीं चल रहा था। उसे लगा कि शायद उसके कान बज रहे हैं। वो अपने दाएं कान को साफ कर ही रहा था कि किसी ने उसके बाएं कान को उस अंधेरे में पकड़ा और खींचकर उसे जमीन पर पटक दिया। जमीन पर गिरते के साथ ही एक आवाज उसके कान के आर पार हो रही थी। सौरभ ने किसी तरह खुद को संभाला और उठकर अपने कपड़े साफ कर ही रहा था कि पीछे से दो हाथ और उसके कपड़ों को साफ कर रहे थे। तुरंत पलटकर सौरभ ने देखा तो वहां कोई नहीं था, पर ऊपर के कमरे से एक आवाज आ रही थी। ग्यारह साल का नितिन 2 साल पहले मर चुका था और उसकी दूसरी बरसी के बाद सब कुछ जैसे बदल गया था। नितिन के पापा सौरभ के दोस्त जब बरसी में किसी से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि नितिन उनके सपने में आता है और उनके पुराने पड़ोसी तारिक ने कहा कि नितिन तो उन्हें हर रोज दिखाई देता है। सौरभ की पत्नी अलका ने यह सारी बात सुन ली थी और तारिक ने अपने घर में उन दोनों को बुलाया तो सौरभ और अलका ने भी अपने मरे हुए बेटे नितिन को देखा। किसी भी मां की तरह अलका भी मानने को तैयार नहीं थी कि उसका बेटा मर चुका था। सौरभ ने ऑफिस से अलका का हाल चाल जानने के लिए जब उसे फोन किया तो अलका ने कहा कि वो नितिन के साथ खेल रही है। सौरभ तुरंत अपने ऑफिस से निकलकर पुराने घर गया तो उसने घर में अलका को चारों तरफ खोजा। अलका कहीं दिखाई नहीं दी और उसी वक्त किसी ने जोर से उसे जमीन पर पटक दिया था। उठ के उसने कपड़े झाड़े तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके कपड़े पीछे से भी साफ कर रहा था। तभी उसने ऊपर के कमरे से आती एक आवाज सुनी। एक एक सीढ़ियां चढ़ते वक्त सौरभ के दिल में एक ही डर था, पता नहीं ऊपर उसे क्या दिखेगा। लेकिन ऊपर जाकर जो देखा उसे देखकर डर से कहीं ज्यादा सौरभ डिस्टर्ब हो गया था। अंदर अलका बॉल फेंक रही थी और बॉल अपने आप उसके पास वापस आ रही थी। सौरभ अलका का हाथ पकड़कर उसे खींचने लगा और दांत भींचते हुए उसने कहा, पागल हो गई अलका, वो हमारा नितिन नहीं है, हमारा नितिन मर चुका है, चलो यहां से। सौरभ बस उसे वहां से बाहर ले जाना चाहता था, लेकिन अलका जैसे काफी नाराज हो गई थी और उसने कहा, तुम कभी अच्छे पापा नहीं बन पाए। तुम्हारे ऐसे चिल्लाने और हर बात पे नाराज होने की वजह से ही नितिन तुम्हारे सामने नहीं आता। सौरभ कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। वो बस इस घर से बाहर निकलना चाहता था। अलका को खींचते हुए जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हुआ। सौरभ दरवाजे के बंद होने के साथ ही उस दरवाजे को पीटने लगा। उसने उस दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अलका किसी भी नॉर्मल मां की तरह बोली, नितिन चलो बेटा दरवाजा खोल दो, देखो पापा को तंग मत करो,
वरना पापा फिर गुस्सा हो जाएंगे बेटा। अलका की बात खत्म होते ही दरवाजा धीरे से अपने आप खुल गया। अजीब बात यह थी कि दरवाजा ऐसे खोला जैसे किसी ने उसे अंदर से खोला। सौरभ अलका को लेकर दंदनाता हुआ अंधेरे में ही कमरे से बाहर निकला और सीढ़ियों पर किसी चीज से ठोकर खाकर सीढ़ियों से लड़खड़ाकर नीचे गिर गए। सौरभ उठ के पलटा और उसने टॉर्च की रोशनी जला के देखा कि आखिर किस चीज से उसे ठोकर लगी थी। ऊपर जाकर देखा तो अलका की लाश पड़ी थी और उसी लाश से उसे ठोकर लगी थी। सौरभ बस यही सोच रहा था कि जिसका हाथ पकड़कर वो कमरे से बाहर आया था, आखिरकार वो कौन थी। ये सोचते सोचते सौरभ अलका की लाश को देख ही रहा था जब उसका ध्यान गया नितिन की खिलौने वाली उस कार पे, जो अपने आप कभी अलका की लाश से दूर जाती तो कभी वापस आके उससे लड़ती। कोई उस टॉय कार से नहीं, शायद अलका की लाश के साथ खेल रहा था। सौरभ और अलका का 11 साल का बेटा नितिन 2 साल पहले ही मर चुका था, लेकिन सौरभ के दोस्त तारिक का कहना था कि उसे नितिन हर रोज दिखाई देता है। सौरभ और अलका ने जब नितिन को देखा तो सौरभ तो समझ गया, लेकिन अलका नहीं मान पाई। उसे किसी तरह संभाला सौरभ ने, और जब ऑफिस से खबर लेने के लिए फोन किया तो अलका ने कहा कि वो पुराने घर में नितिन के साथ खेल रही थी। सौरभ वहां पहुंचा तो देखा अलका मरी हुई थी और उसकी लाश ऊपर सीढ़ियों के पास पड़ी थी। सौरभ नीचे सीढ़ियों पे खड़ा था, जहां से उसे नीचे वाले कमरे के अंदर से दरवाजे को खटखटाने की आवाज सुनाई दे रही थी। सौरभ धीमे धीमे दबे कदमों से जैसे जैसे कमरे तक जा रहा था, खटखटाने की आवाज तेज होती जा रही थी। सौरभ दरवाजे के पास गया और बोला, कौन है अंदर? अंदर से जो जवाब मिला उसने सौरभ को डराया नहीं, बल्कि और भी ज्यादा सावधान कर दिया। अंदर से अलका की आवाज आई, मैं हूँ सौरभ, प्लीज दरवाजा खोलो, निकालो मुझे यहाँ से सौरभ, मैं हूँ। सौरभ तुरंत वहां से वापस सीढ़ियों पर गया और जाकर देखा अलका की लाश जो उसने देखी थी वो वहां नहीं थी। तो क्या अलका सचमुच कमरे के अंदर बंद थी? सौरभ भागता हुआ वापस कमरे के दरवाजे तक पहुंचा तो वहां अलका अभी भी बोल रही थी, निकालो मुझे सौरभ, मैं मान गई कि ये हमारा नितिन नहीं है, ये हमारा नितिन हो ही नहीं सकता। हमारा नितिन तो मुझे जान से ज्यादा प्यार करता था, वो होता तो मुझे जान से नहीं मारता ना। सौरभ के वहां रुकने का मतलब था मौत को दावत देना। सौरभ तुरंत भागकर मेन दरवाजे पर गया, लेकिन दरवाजा खोलते के साथ ही उसने दरवाजे को बंद कर दिया, क्योंकि बाहर नितिन खड़ा था। सौरभ क्या करे क्या ना करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। चुपचाप एक कोने में बैठा सोच रहा था कि यहां से निकले तो कैसे, कि तभी उसका फोन बजा। फोन उठाने पर दूसरी तरफ से एक ही आवाज आई,
पे पूरे सौरभ ने कहा। नितिन बेटा, मेरी बात समझो बेटा, तुम्हारी दुनिया अलग है और हमारी अलग, और अब तो मां भी है तुम्हारे पास। तुम जहां हो वहां खुश रहो। सब लोग तुम्हारे पास नहीं आ सकते ना। ये सब कुछ रोक दो नितिन, सब कुछ रोक दो। सौरभ ये सब कुछ बोल ही रहा था कि किसी ने उसके सर को पीछे से पकड़ा और जोर से जमीन पर पटक कर उसके सर को 3-4 बार जमीन पर मारा। सौरभ ने किसी तरह अपने आप को संभाला और घर से बाहर भागकर तारिक के पास गया। तारिक के दरवाजा खोलते के साथ ही हांफते हांफते सौरभ ने उसे पूरी बात बताई और उसके बाद दोनों वापस सौरभ के घर की ओर भागे। वहां जाकर दरवाजे पर खड़े तारिक ने जो देखा वो आज तक भुला नहीं पाया है। अंदर सामने सौरभ की लाश पड़ी थी जिसके सर से खून बह के जम चुका था। ऊपर घर की सीढ़ी पर अलका की लाश थी और एक टॉय कार लेकर नितिन सौरभ की लाश के साथ में खेल रहा था। तारिक ने अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पे यही लिखा था कि मैं अपने घर में अब और नहीं रह सकता, क्योंकि मैं जहां रहता हूं वहां की खिड़की खोलने पर बगल वाले घर में इतने दिन सिर्फ नितिन दिखता था, लेकिन अब देर शाम उस खिड़की पर अलका भाभी और सौरभ भी दिखते हैं।